अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं महर बुखारी। ऑडियोज़ और वीडियोज़ के सियासी खेल में दो मजीद मुबैना वीडियो ऑडियोज़ मंजर आम पर आ गई हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो के बाद मरियम नवाज की एक ऑडियो भी लीक हुई है कि जिसमें वो दो बड़े चैनल्स के मालकान को अपनी हदायत दे रही हैं। जियो से खुद बात की तो उस तरह से नहीं हो रहा था। फिर मैंने मीर शकील साहब से पर्सनली बात की। मैंने कहा ये ज्यादती है, आप दोनों तरफ के फैक्ट्स दिखा रहे हैं। आपको ये बताना चाहिए कि इमरान खान ने बगैर तस्दीक के झूठ बोला। उसके बाद उसी झूठ को इमरान खान ने ना सिर्फ दोहराया बल्कि उसमें 10 बातें अपने पास से ऐड कर ली। तो मैंने कहा ये आपको करना पड़ेगा, तो उसने किया। फिर मैंने मियां आमिर से भी कहा। मियां आमिर ने कहा आप देखिए मैं करता क्या हूँ इसके साथ। तो अल्लाह का शुक्र है हमने उसको झूठा साबित कर दिया आज। दूसरी वीडियो में NA 133 के ज़िमनी इंतखाब से पहले ही वोट खरीदने की वीडियो सामने आ गई है। मैं कुरान पाक से हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून शेर को वोट दूंगी। 2 जनवरी 2000। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून पर वोट चोरी करने का इल्जाम लगा रहे हैं। लीगी रहनुमा अली परवेज मलिक ने इस वीडियो को जहां जाली करार दिया, वहीं ये इल्जाम पीपल्स पार्टी पर भी बारहा आयद किया। ये जो पीपल्स पार्टी ने ज़िमनी इलेक्शन NA 133 के अंदर वोटों की खरीदो फरोख्त का मकरू धंधा शुरू किया हुआ है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करना चाहता हूँ। जो जवाबी तौर के ऊपर इन्होंने एक जाली वीडियो जिसके अंदर सारे किरदारों के मुंह के ऊपर मास्क है, इन्होंने वो जो कैंपेन लॉन्च करने की कोशिश की है, लाहौर की आवाम उसको रद्द करती है। अब से थोड़ी देर कबल जावेद लतीफ प्राइवेट चैनल्स पे कह रहे थे कि ये वीडियो जो है ना पीपल्स पार्टी ना PMLN तहरीक इंसाफ की बनाई गई हैं, यानी कि देयर इज कंफ्यूजन ऑल अराउंड। नून लीग के इस इल्जाम का जवाब बारहा पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने दिया। तो ये जो पैसे बांटने का है, ये जी देखें वो वीडियो तो मैंने भी देखी है और ये हम तो इसकी ना सिर्फ तरदीद करते हैं बल्कि हमें इस सारे सिस्टम से नफरत है। पीपल्स पार्टी हमेशा इसका शिकार रही है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। ये कोई ठीक है ये गलत है, उस पे जाए बगैर किसने बनाई है, क्यों बनाई है, मेरा ख्याल है कि अब वो इलेक्शन कमीशन में मामला चला गया है। उनको वीडियो खेलने दें, हम तो वोट खेल रहे हैं। वोट खरीदारी की इस मुबैना वीडियो के सामने आने के बाद इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिस लेते हुए वीडियो का फोरेंसिक करवाने और मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। रिटर्निंग अफसरान ने IG पंजाब को खत में यह हुक्म दिया है कि वीडियो का फोरेंसिक मुआयना करवाया जाए। पुलिस को हुक्म दिया गया है कि वीडियो में नजर आने वाले जो अफराद हैं उनकी शनाख्त करके उन्हें गिरफ्तार किया जाए और जिस जगह यानी कि जिस लोकेशन पे ये वीडियो बनाई गई है इसका भी पता लगाया जाए। चेयरमैन नादरा को भी खत लिखकर वाकये में मुलव्विस अफराद की शनाख्त में मदद मांगी गई है। नाज़रीन, वीडियो से एक दूसरे की पगड़ियां उछालने की इस रीत में मगर संजीदगी का आलम यह है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से मंसूब मुबैना ऑडियो का लीगी क़यादत के केसेस से गहरा ताल्लुक है, लेकिन नून लीग इतने बड़े सबूत को अदालत में ले जाने की बजाय सिर्फ सियासी प्लेटफॉर्म पर मुकदमा लड़ रही है। आज इसी हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी रिमार्क्स दिए कि मुबैना ऑडियो जिनके केस की मुतल्लिक है उन्होंने अदालत आने में दिलचस्पी ही नहीं ली। सदर सिंध हाई कोर्ट बार सलाउद्दीन अहमद और जुडिशल कमीशन के मेंबर सैयद हैदर इमाम रिजवी की मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने की दरख्वास्त पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत करते हुए मुबैना ऑडियो पर कई सवालात उठा दिए। पाकिस्तान की ऑडियो टेप्स रिकॉर्ड करने की सलाहियत किसके पास है? क्या उन्होंने ये रिलीज की या किसी अमेरिका में बैठे हुए शख्स ने? जस्टिस अतर मिनल्ला ने इजहार बरमी करते हुए कहा कि मुख्तलिफ सियासी कुव्वतें मुख्तलिफ बयानिए बनाती हैं मगर अदालत नहीं आती। जब वो अदालत नहीं आते तो कोर्ट को ये भी देखना है कि नीयत क्या है, ऑडियो टेप किसने रिलीज की और किसे रिलीज की। क्या हम उनके हाथ में खेलें कि जिन्होंने ये किया? जस्टिस अतर मिनल्ला ने सवाल उठाया कि फर्ज करें ऑडियो दुरुस्त भी है तो इसका असल क्लिप कहां और किसके पास है? सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली किस किस चीज पर इंक्वायरी करेंगे? मेरे मुताल्लिक कहा जाता है कि कोई फ्लैट लिया है, क्या इसकी इंक्वायरी करने बैठ जाएंगे?
अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के हवाले से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से मुआवनत तलब कर ली। इन मुबैना ऑडियोज और वीडियो से सियासतदान तो गंदे हो ही रहे हैं, मगर इस खेल में इदारों के किरदार पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कल जमात इस्लामी के सरबराह ने इस्लामाबाद में यूथ मार्च से खिताब में इदारों की सियासत में मुदाखलत पर सवाल उठा दिया। रोज एक नई वीडियो, रोज एक नई लीक्स हम देखते हैं, सुनते हैं कि आपको बहुत परेशानी होती है कि जब कोई जलसे में, स्टेज में एस्टेब्लिशमेंट पर तबसरा करते हैं, लेकिन पूरी कौम का यही मुतालबा है कि पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट को गैर सियासी होना चाहिए। यही सवाल मरियम नवाज शरीफ भी उठाती रही हैं कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार बता दें कि आपको मजबूर किसने किया। साकिब निसार साहब को मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज नहीं तो कल आपको सच कौम को बताना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, कौम को बताएं, सामने आएं, जुर्रत करें कि किसने आपको मजबूर किया और किसने आपको ये कहा कि इमरान खान को आपने लाना है। गैर कानूनी और क्यों गैर आईनी इक़दामात को मानने पर आप मजबूर हुए, इसका जवाब आपको कौम के सामने अब देना पड़ेगा। अब इन मजबूरियों का पर्दाफाश कौन करेगा कि ऑडियो और वीडियो का ये खेल किस मजबूरी के तहत शुरू किया गया और इसके पीछे हाथ किसका है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से मिनिस्टर कैड अली अवान साहब हमारा साथ दे रहे हैं, तर्जुमान मरियम और नवाज शरीफ साहब मोहम्मद ज़ुबैर। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स बड़े सख्त थे और बड़े रेलिवेंट भी थे, वजन था उनमें कि जिसके केस से मुतल्लिक वीडियो है कि जो इसका डायरेक्ट रिलीफ जिसको मिलता है वो तो अदालतों का रुख कर नहीं रहे, तो क्या वाकई इसको सिर्फ सियासी और पॉलिटिकल मैदान में इस्तेमाल करेंगे आप लोग नैरेटिव बिल्डिंग के लिए साकिब निसार की वीडियो पे, और फिर आते हैं दीगर क्लिप्स पे भी? माजरत के साथ, बहुत एहतराम के साथ जज साहब से मैं डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि जज साहब ने ये कैसे एज्यूम कर लिया कि ये नून लीग ने निकाली है, ना हमने क्लेम किया था, तो वो कह रहे हैं कि निकालने के बाद हमारे पास क्यों नहीं आते। अहमद नूरानी ने वीडियो वो ऑडियो क्लिप जारी किया, उसका कोई दूर दूर तक कोई PMLN से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर अतर मनीला साहब ये कह रहे हैं कि हम उस पर सियासत नहीं करेंगे, तो बिल्कुल हम सियासत करेंगे, भरपूर अंदाज में सियासत करेंगे। इसलिए करेंगे कि ये एक हाईली हेल्ड व्यू है हमारी नज़र में कि साकिब निसार साहब जो थे वो उस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे जो गेट नवाज शरीफ आउट की कॉन्स्पिरेसी का आगाज़ किया गया था और जिसको उन्होंने पाए तकमील तक पहुंचाया। और ये ऑडियो तो ये अभी आया है, उनकी जो हरकतें थीं, मैं एक सिर्फ बता दूं कि जिस पर कोई बरहमी का इजहार किसी जज ने किया था जब वो लंदन गए थे डैम फंड रेज़ करने के लिए, और अनील मसर्रत और दूसरे PTI के लोगों ने उनको होस्ट किया था और सारी जगह घुमा रहे थे, पूरी फैमिली थी, हैरेट्स में शॉपिंग हो रही थी, और जब उनसे सवाल पूछा, सारा PTI बैठा था कि जी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ये नहीं है, चीफ जस्टिस हैं आप सिटिंग, तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर एतबार नहीं है। क्या ये जवाब होता है एक चीफ जस्टिस का कि मेरे ऊपर एतबार नहीं है? सो उनका तो रात को 11 बजे उन्होंने वो कोर्ट लगा के हनीफ अब्बासी को 2 दिन पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया, तलाल चौधरी को कर दिया, दानियाल अजीज़ को कर दिया, 2 सेनेटर्स को उठा के डिस्क्वालीफाई कर दिया। दूसरी जो उनकी हरकतें थी, ये जो डैम का मैं जिक्र कर रहा हूँ, व्हाट वाज दैट? इट वाज टू अंडरमाइन PMLN। व्हाट वाज दैट? उसके बाद से किसी ने जिक्र सुना डैम का? कोई जिक्र नहीं है वहाँ। सुनने मुझे कंप्लीट करने दे, सर ये तो आप जवाब जस्टिस अतर मिनल्ला भी इसका सवाल का जवाब खोज रहे थे कि ये निकाली किसने? मुझे कंप्लीट करने दें। हाँ मैं आ रहा हूं। अब जज साहब के टेबल पर तो ये लैंड कर चुका है ना केस, उनको इससे क्या ताल्लुक है कि ये कौन लेके आया है? वो कर लें उसकी जांच पड़ताल, उनके हाथ में सब कुछ है कि जी इसके साथ इंसाफ कैसे होना चाहिए। क्या वो ये नहीं समझते कि ये इसमें सच सामने आना चाहिए? अगर वो समझते हैं कि सच नहीं सामने आना चाहिए सिर्फ इस वजह से कि लेके कौन आए, तो आई डोंट थिंक सो दैट इज़ द वे फॉरवर्ड। मेरे ख्याल में हमारे जो अतर मनीला साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की थी एक जो सेमिनार में लास्ट वीक, कि जी हमारी कोई ऐसी शानदार हिस्ट्री नहीं है जुडिशल हिस्ट्री कि जिस पर सवाल नहीं उठेंगे। सवाल तो उठेंगे, अगर आप उसको दबा देंगे और ये पूछेंगे कि कौन लेके आया है,
तो कौन लेके आए? और दूसरी बात ये हमारे लॉयर्स ने डिसाइड करना है कि क्या मरियम नवाज मेरिट पर जीत रही है या नहीं जीत रही है, और मेरे ख्याल में वो मेरिट पर वो जीत जाएंगी केस। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो ऑडियो आई है इसकी सच सामने ना आए, इसकी हकीकत सामने ना आए, बिकॉज इसके इम्प्लीकेशंस इतने फार मुझे जुबैर साहब जरा इजाजत दीजिए, बिकॉज ये तो फिर 20 साल के बाद आप बातें किया करेंगे। होना भी बहुत जरूरी है। मुझे इजाज़त दीजिए ज़रा सर, ये एविडेंस का एडमिसिबल होना भी बड़ा ज़रूरी है। अली अवान साहब, आपने सुना जुबैर साहब कहते हैं कौन सामने लाया, इससे तो कोई ताल्लुक ही नहीं होना चाहिए। गो के चीफ जस्टिस खोसा साहब बहरहा ये लंबे नुकात और एक डिटेल फैसले के अंदर ये बता चुके हैं कि किस तरह इसको एविडेंस के तौर पे पेश किया जा सकता है ऐसी वीडियोज़ और ऑडियोज़ को, वरना एडमिसिबल रहेंगी। मगर ऐसी सिचुएशन के अंदर जिधर आए रोज़ हम लीक्स और ऑडियोज़ देख रहे हैं, सर मुल्क की सियासत का हुलिया बिगड़ चुका है, यानी कि किस पे यकीन किया जाए किस पे ना किया जाए। और आज आला अदालतों से भी इशारा जिस तरफ था कि कौन ये करने वाले हैं, किन के पास ये सलाहियत है, आप बखूबी जानते हैं वो किसकी तरफ इशारा था। अब आज आप ये भी देख रहे हैं कि NA 133 के अंदर भी बैठ के आप लोग मैदान में उतरे हुए भी नहीं है, मगर इशारा उधर भी आप लोगों की जानिब है, और कौन सी कुव्वतें आप लोगों को सपोर्ट करती हैं ये भी बच्चा बच्चा जानता है। अच्छा, थैंक यू। अभी जुबैर भाई ये कह रहे थे कि नून लीग सामने नहीं लाई। सही बात है, ये वाली नून लीग लेके नहीं आई सामने, ये तो अहमद नूरानी साहब लेके आए थे। पर वो जस्टिस अरशद की जो वीडियो है वो तो नून लीग लेके आई थी ना, उसको तो वो कोर्ट में लेके जा सकते हैं, उससे क्यों पीछे हट रहे हैं? उसको तो सामने लेके जाएं। और दूसरी तरफ आप समझते हैं कि आप इन वीडियो और ऑडियोज़ को कोर्ट में नहीं लेके जाएंगे जो आप समझते हैं कि आपके लिए हक़ में अच्छी तरह इस्तेमाल हो सकती हैं, तो फिर मरियम बीबी ने जो शहबाज शरीफ और सैफ रहमान की जो गुफ्तगू है उसको एविडेंस क्यों बनाया है अपने केस के अंदर, अपनी बरीयत के अंदर, कि देखें जी उस केस के अंदर उस लीक्स की वजह से हमें उस बेनज़ीर वगैरह को, उस पीपल्स पार्टी को रिलैक्सेशन मिली थी। यही तो इनका मसला है, यही तो इनकी मुनाफकत है। देखें, और आप जज कैसे करते हैं बंदे को, उसके पास रिकॉर्ड से जज करते हैं। तो आप मुझे बताएं इस मुल्क के अंदर ये वीडियोज़ और ऑडियोज़ की सियासत लेके कौन आया? ये किसी को कहते हैं ना, यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी, ये सियासत कौन लेके आया? अगर जस्टिस रफ़ीक तार बेनज़ीर की हुकूमत को बहाल नहीं करते, जो 58(2) पे फारूक लगारी ने तोड़ी थी, और उसके बाद उसको सदर पाकिस्तान लगा दिया जाता है, तो इसका क्या मतलब है? जैसे सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी जिस बेंच में चीफ सजाद अली शाह को बरतरफ किया जाता है सीनियरिटी केस के अंदर, तो उसके बाद उसको रिवॉर्ड किया जाता है, उसे गवर्नर से लगा दिया जाता है। वो तो पीपल तरीके नून लीग के कोई मेंबर तो होते नहीं है ना, नून लीग का उनका कोई मेंबरशिप होती है ना, उनसे इलेक्शन लड़े होते हैं ना, कोई वर्कर होते हैं। इस मुल्क में ये जितनी भी गलाजत है, जितनी भी मुनाफकत है, ये नून लीग लेके आई है। आप मुझे बताएं, ये छांगा मांगे की सियासत तरीके इंसाफ ने शुरू की थी। आप एक तरफ तो कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, और जब सेनेट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी आपका कंबाइंड कैंडिडेट होता है और आप वोट तोड़ के, और वोट उनके बेटे कराची के अंदर वीडियोस बनती हैं कि वो पैसे दे रहे होते हैं, लालच दे रहे होते हैं, उस वक्त तो आप थम्स अप विक्ट्री के निशान बना रहे होते हैं। ये वो मुनाफकत है जो इनके सामने आती है। अगर ये समझते हैं ऑडियो सारी चीजें ठीक है, और अब तो कैप्टन सफदर साहब तो माशाल्लाह, कैप्टन सफदर जी। अली अवान साहब, अगर आपको वाकई इतनी तशवीश है तो एक इन्फेमस गैदरिंग के अंदर नवाज शरीफ साहब ने तकरीर क्या कर ली, वजीर आजम साहब को यही गम खाया जा रहा है। 4 दिन के अंदर अंदर 2 दफ़ा वो बात कर चुके हैं कि एक कॉन्विक्ट ने खिताब कर लिया। आई अंडरस्टैंड कि मुआशरे की तनज़्ज़ुली एक बहुत अहम इशू है उनके दिल के करीब, लेकिन सच की खोज भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। साकिब निसार कि जो वीडियो है, जो ऑडियो है मुबैना, उसके ऊपर फोरेंसिक की पहल आपकी हुकूमत क्यों नहीं करती? अगर कानूनी तौर पे अपना दिफा नहीं करना चाहते इन चीज़ों को लेके, या इनके बारे सबूत अपने आप पे नहीं डालना चाहती नून लीग, आप लोग सच की तलाश के लिए कौम के की खातिर एटलीस्ट ये इन्वेस्टिगेशन खुद पहल कर लें, खुद कराइए आप लोग फोरेंसिक। मरियम, मैं बिल्कुल ठीक बात की, और हम तैयार भी हैं इस चीज़ के लिए। हम तो ये कहते हैं कि नून लीग ये कहीं एक स्टैम्प पेपर पे लिखे, आज क्योंकि एफिडेविट्स पे इनको बहुत यकीन है आजकल के। इसाक डार के एफिडेविट पे इनको यकीन नहीं था, मेरान स्कैंडल के अंदर जनरल जिलानी के इनके एफिडेविट पे यकीन नहीं था, पर आजकल जो एफिडेविट आ रहे हैं उन पे तो इनको यकीन है। एक एफिडेविट हमें लिख के दे दें कि जो भी इसके बाद जो कमीशन बनेगा या कुछ उसके ऊपर तहकीकात होंगी, उसकी जो भी फाइंडिंग्स आएगी उसके ऊपर ये लोग सर तस्लीम खम करेंगे। हम तो तैयार हैं। हम तो ये कहते हैं, क्योंकि ये हमें एक पार्टी समझते हैं, अगर हम तहकीकात करेंगे, इसको ओन नहीं
करेंगे। और इसका बहुत अच्छा तरीका ये है मरियम महर कि आपके सामने अदालतें हैं, अदालत खुद कह रही है कि आप समझते हैं ये आपके हक में आई है वीडियो, और आप ये समझते हैं बिल्कुल ठीक वीडियो है, आप हमारे पास ले आए, हम तहकीकात करा देंगे। अगर अदालत की तहकीकात पे भी इनको यकीन नहीं है, हुकूमत की तहकीकात पे भी इनको यकीन नहीं है, और ये समझते हैं कि हर कोई गलत है, हर कोई इनके खिलाफ है, तो उसका तो हम कोई चीज़ नहीं कर सकते ना। अदालतें क्या सुप्रीम कोर्ट इनसे क्या मांग रही थी? इनसे मांगती थी कि आप रसीदें दे दो, इन्होंने रसीदें नहीं दी, इन्होंने अपने मेडिकल सर्टिफिकेट दे दिए। जीआईटी क्या कहती थी इनको? आप रसीदें दे दें, इन्होंने रसीदें नहीं दी, इन्होंने कहा कि ये वो ज़राए असेंबली के अंदर खड़े होकर कि हमारे ऊंट चलते थे दोहा, कतर और दुबई के अंदर, और बाद में जाके कहते हैं हमारा कुछ भी नहीं था। इससे बाद एहतसाब अदालत इनसे क्या मांगती थी कि 4 हेवन फील्ड्स के जो अपार्टमेंट्स खरीदे उनकी रसीदें दे दें, वो कहते हैं हम इसको भी नहीं मानते। जुबैर साहब, आप तर्जुमान एक बड़ी दलेर खातून थी जिन्होंने छाती पे हाथ मारते हुए कहा कि ये जो पहली ऑडियो आई थी, हाँ ये मेरी है, यानी कि माना उन्होंने कि अपने एडवर्टीजमेंट्स के बंदर बांट के हवाले से वो उनकी आवाज़ थी। अब उनकी एक और ऑडियो लीक आई है कि जो मालकान से बात कर रही हैं चैनल ओनर्स की मुबैना ज़्यादती के हवाले से, और कहा जा रहा है कि आपको करना पड़ेगा। फिर नाम लेके कह रही हैं कि एक मालिक तो मान भी चुका है और दूसरे को बताया जा रहा है आपको करना पड़ेगा। क्या ये मीडिया फ्रीडम, आज़ादी इज़हार राय और एक बाय पार्टिजन मीडिया, क्या ये सारा कुछ उसी की राह के अंदर है? ये अहकामात उसी रोशनी में देखे जाएं? और क्या तो बिल्कुल मरियम साहिबा अपना फोरेंसिक जो है अपने आप को जी एक तो फोरेंसिक का वर्ड खुदा के लिए यार, इस मुल्क में क्या फोरेंसिक शुरू हो गया भाई। एक ऑडिट होता है, एक इन्वेस्टिगेशन होता है, हर एक शख्स फोरेंसिक। बट उससे पहले मैं ये कहना चाह रहा था कि अली की बातों से एक चीज़ तो तय हो गई है कि पीटीआई के दिमाग में, होश हवास में मरियम नवाज छाई हुई हैं। वो महर को भी मरियम मरियम कर रही, तो प्लीज़ यार मरियम भी नो चीज़, उन्होंने पूरी पार्टी को स्पॉइल कर दिया। जो आप लोगों के इरादे थे 10-15 साल हुकूमत करने के लिए, वो तहस नहस हो गए। सो ऑब्वियसली वो तो उनका वो गुस्सा भी होएगा और उन्हीं का नाम आएगा हर वक्त। जहाँ तक वो जो ऑडियो है जो जिसका रेफरेंस आप कर रहे हैं, बिल्कुल वो मरियम नवाज़ हैं। एक तो पहले वाला भी हमने एक्सप्लेन किया था और आज का भी मैं एक्सप्लेन कर देता। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो अपने पॉलिटिकल एडवर्टिजमेंट्स देने के लिए वो डिसाइड नहीं करती? आप ये कह रही हैं कि वो चैनल्स जो कि वहाँ उधर खड़े हुए थे कंटेनर पर और वो कर रहे थे जो भी पीटीआई के साथ खड़े होते थे ना, वो सारे, मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो हम उसके बाद उनको और फिर वहाँ से खड़े होकर प्रोग्राम करते थे और फॉलो करते थे कि किस तरह से गिरानी है हुकूमत को और बाहर निकालना है कॉलर से पकड़ के। तो आपने दूसरा चैनल पकड़ लिया जिसको आप लोग एहतमाम देते थे। अगर एक चैनल ये सब कुछ कर भी रहा था जी, जो अगर ये चैनल कर रहा था, तो आप दूसरे चैनल को पकड़ रहे थे कि अब आपको ये करना पड़ेगा, हमारा बयानिया आप पुश करेंगे। पकड़ नहीं रहे थे, लेट मी एक्सप्लेन। यानी कि जो हमें बज़ाहिर नजर आ रहा था तब भी और आज भी, दो एक्सट्रीम मौक़िफ़, दो बड़े चैनल्स के, वो सच था। क्योंकि लेट मी एक्सप्लेन, नहीं, देयर आर टू डिफरेंट थिंग्स। वो जो जियो चैनल था उधर पीटीआई वाले जाके फिजिकल हमले कर रहे थे और हम ये कह रहे हैं कि हमने, जिस तरह नजम सेठी का एक एग्जांपल ले लें, 35 पंक्चर का कि जी पीटीआई वाले ये कह रहे हैं और पीएमएल वाले ये कह रहे हैं। सॉरी, कोई आप खुद करती हैं इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, आप ये कहती हैं कि जी पीएमएलएन ने ये किया और पीटीआई ने ये कहा। आप अपनी पोजीशन हम वाजे नहीं कर सकते? कौन है जो ओनर को फोन कॉल्स नहीं करता? कौन है जो एंकर्स को फोन कॉल नहीं करता, प्रोड्यूसर्स को फोन कॉल नहीं करता? सब करते हैं, अपनी पोजीशन वाजे करने के लिए करते हैं। ये इसमें कौन सी कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन? भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो ये होता है कि वो कहे कि जी मैं नहीं करूंगा। ऑर्डर जारी करने में थोड़ा फर्क है ना। जोर जबरदस्ती तो फिजिकल अटैक्स होते हैं। मैं तो हमेशा कहती हूं कि बहुत बिल्कुल महर, जोर जबरदस्ती तो फिजिकल अटैक्स होते हैं जो पीटीआई करता था। कहा है कि आपको ये करना पड़ेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन के जनाबे वाला, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सामने रख दीजिए। ये इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए एंड सेइंग कि ये करना पड़ेगा। मैं आपसे, अच्छा आपने अपनी एग्जांपल दी है ना, आपने अपनी एग्जांपल दी है, और भी एंकर्स है, बिल्कुल मैं लड़ता हूं उनके साथ। मैं कहता हूं आप गलत पोजीशन पेश कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं आपके साथ भी करता हूं, दूसरों के साथ भी करता हूं कि आप गलत पोजीशन ले रहे हैं। मगर आपने मुझे कभी ये नहीं कहा कि मेहर बुखारी अब आपको ये करना पड़ेगा। आपके घर पर फिजिकल अटैक तो नहीं करता, आपसे बात नहीं करेगी। आपके चैनल पर फिजिकल अटैक तो नहीं करता। जिस जमाने की आप बातें कर रही हैं, अच्छा ये उस जमाने में फिजिकल अटैक करते थे। कि तर्जुमान मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये मान रहे हैं कि ये उन्हीं की ऑडियो है, ये वाली भी। सो ऑडियो नंबर 2 इज आल्सो उन्हीं की आवाज है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की। वो कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट समझा रहे हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है। एक सेकंड, मैं साकिब निसार नहीं हूं, मैं साकिब निसार नहीं हूं कि पहले दिन कहते हैं कि ये मैंने ऑडियो सुनी है और ये मेरी आवाज़ नहीं है,
और दूसरे दिन समा का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने वो ऑडियो क्लिप्स जो थी जहाँ से निकालनी थी, दूसरे दिन मान लेते हैं कि मेरी आवाज़ है। मैं साकिब निसार की तरह हम नहीं है। मुझे लगता है इवन मोर रेलेवेंस के ही इज अ लायर एंड ही शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। जी अली अवान साहब। जी बड़ी ज़बरदस्त बात की ज़ुबैर भाई ने। उन्होंने कहा कि मरीम इनके दिमाग में सवार है, हमारे दिमाग में सवार है। जो काम माशाल्लाह पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें नहीं कर सकी वो मरीम ने अकेले कर दिया। जैसे जरदारी ने पीपल्स पार्टी के साथ किया, वही मरीम ने नून लीग के साथ किया। अब ये देखें इतनी विजनरी लीडर थी ये। उनकी मरीम औरंगज़ेब आती हैं और वो कहती हैं जो क्लिप आया था वो 2009 का था, और 2009 में इतनी मरीम विजनरी थी कि उन्होंने न्यूज़ 24 चैनल और दूसरा एक चैनल को कह दिया जो 2015 में बने थे, उन्होंने कहा था उनके भी ऐड रोक दो। इतनी विजनरी थी ये नहीं कहा। अल्हम्दुलिल्लाह जो आज इस हाल के अंदर है ये नून लीग, ये भी मरियम की विजनरी। देखिए जुबैर भाई आपकी ये आदत मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, इसलिए आपको मैं बड़े आराम से सुनता हूँ, तहम्मुल से सुना। गवर्नरशिप मिल जाएगी, गवर्नरशिप मिल जाएगी। इजी लें, अच्छा इजी लेना जुबैर भाई, एक तो आपका ये बहुत बड़ा इशू है। आप मिल जाएगी ना गवर्नरशिप, लिख गया मरियम, देख लिया पाए यहाँ शो में। अच्छा उसके बाद आप दूसरी तरफ देखें, साकिब निसार पे हंस रहे हैं। चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी तो बहुत ही बुरा था ना, एलओ पे पीसीओ पे ओथ लिया था उसने, उसके बाद पूरी मुहिम थी, सीओडी लिख दिया गया आइंदा पीसीओ जजेस को नहीं लगाएंगे। और उसके बाद जब उसने बहाल किया नवाज शरीफ को और उसके आके इधर वो इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी, उससे बड़ा हीरो कोई नहीं था। इनका मसला यही है, यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी। अगर आप मेरे अगेंस्ट है तो मैं आपका वही असर करूंगा जो नून लीग आज बाकी लोगों का कर रही है, और अगर आप मेरे साथ हैं तो आपके सामने। अब देखें मीर शकीलुर रहमान को फोन कर रहे हैं और बड़े फख्र से कह रहे हैं, और वो क्या कह रही है मरियम, मियां आमिर को फोन कर रहे हैं, वो क्या कह रही है मरियम, ये कह रही है कि मैंने उनको कहा है। और मैंने कहा आप दोनों तरफ का कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है, आप एक वन साइडेड कॉन्टेक्स्ट दें। और मियां आमिर को मैंने कहा और मियां आमिर कहता है देखिए मैं इनका क्या असर करता हूं। माशाल्लाह क्या बड़ी बात है। एहसन इकबाल साहब आगे कहते हैं कि गवर्नमेंट के पैसे को हम उन चैनल्स के हवाले करेंगे, उन चैनल्स को देंगे जो हमारी व्यूअरशिप देता है। गवर्नमेंट का पैसा इनका है। सवाल आप मरियम से क्यों नहीं करते जो उसके पीछे हाथ बांध के खड़े रहते हैं, जमहूरियत पसंद है आप, उनसे पूछें जब आपके पास कोई स्टेटस नहीं था और ना एमएनए थी ना सेनेटर थी, आप तो एक बादशाह सलामत की बेटी थी, आप किस तरह मीडिया को हैंडल कर रही थी। आप ये कह रहे हैं कि परवेज रशीद साहब पपेट थे, आप ये कह रहे हैं मरियम औरंगजेब पपेट थी, आप ये कह रहे हैं इस वक्त आगे। ये अच्छी बात है कि मैं जितना आपको जानती हूँ आप हमेशा जितना खरी बात कर सकते हैं आप कर जाते हैं। क्या चैनल्स के मालकान वाकई ऐसे हैं जिनको आप प्रो पीएमएलएन समझते हैं और ऐसे दीगर ऐसे हैं जिनको आप एंटी पीएमएलएन समझते हैं, और इन रवाबित को मुकम्मल तौर पे जो है वो इस्तेमाल किया जाता है? जस्ट इफ यू कुड as honestly as you can answer that. Yeah, there you know, जब ख़ास तौर पर जिस तरह धरना हो रहा था पनामा का केस था, डॉन लीग सा, तो चैनल्स ऐसे थे जो खुला पॉलिसी थी कि वो नून लीग को गिराने के लिए, और इसमें मेरा ख्याल है कोई ढगी छुपी बात नहीं थी, उनका अपना व्यू पॉइंट था। लेकिन उन्होंने बिल्कुल खुल के कंटेनर पर इमरान खान के साथ खड़े होते थे। अब आप वो कह रहे हैं कि जी हम उनको मासूम भी कहें, ये तो बिल्कुल ही अजीब सी बात है। और दीगर 24 घंटे आप कवर करते थे, 24 घंटे आप लोगों की मदद करते हैं जी? क्या मदद? दीगर नहीं मदद क्या, मैं ARY से भी उतने ही गिले शिकवे करता हूँ जितना जियो से करता हूँ, जितना हमसे करता हूँ, जितना किसी और से करता हूँ, बिल्कुल करता हूँ। शहजाद इकबाल है जियो का, पूछने में कितने शिकवे करता हूँ उनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर साहब मौजूद थे और अली अवान साहब मौजूद थे। आपने बात सुनी, तर्जुमान मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने ये इंकशाफ किया है कि दूसरी ऑडियो टेप के अंदर भी उन्हीं की आवाज़ है और कॉन्टेक्स्ट भी बताने की कोशिश की है। 60 डंके की चोट पे एतराफ़ किया है कि कानूनी एतबार से अगर हम साकिब निसार की ऑडियो को नहीं इस्तेमाल करते तो ये हमारी चॉइस है, हम इसको सियासत या सियासी हवाले से इस्तेमाल करें, हमारा पूरा हक है। एक लेंगे वक्फा, वक्फे के बाद आपको लाहौर लेके चलूँगी 133 के उम्मीदवारों से बराह रास्त अभी मिलवाऊँगी। स्टे विद अस। वापस आने का शुक्रिया। अभी हम लाहौर से
लाहौर में मौजूद हैं और उम्मीद है कि स्मॉग में आपको हम नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि हमें तो बहुत कुछ कम ही दिख रहा है, धुंध सी ज़्यादा दिख रही है। 133 का इंतहाई कंट्रोवर्शियल ज़िमनी इलेक्शन हो चुका है, जिसमें इलेक्शन कमीशन पंजाब के हुक्काम ने वजारत दाखिला को भी नोटिस भेजे हैं और रेंजर्स और पुलिस को तैनात कर दिया गया इस हल्के में। 199 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनको हसास तरीन करार दिया जा रहा है। पिछले 48 घंटों से वीडियो दर वीडियो सामने आ रही है और पूरी कौम सख्ते में है कि वाकई हमारे इलेक्शंस जो हैं वो इतनी डंके की चोट पे और इतना खुला खरीद और फरोख्त का मंजर पेश कर रहे हैं। फोरेंसिक के मुतालबे सामने आ चुके हैं, नादरा FIA तमाम तर इदारों को एक्टिव कर दिया गया है। अगले 24 घंटे में बहुत कुछ सामने आ जाएगा, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ जो इस मैदान में इस रेस का हिस्सा ही नहीं है, वो चाह रही है कि ये इलेक्शन जो है मशकूक हो। क्या वाकई PMLN और पीपल्स पार्टी, जिसका 90,000 5,000 का तकाबुल किया जा रहा है वोट्स के अंदर, इतना फ़र्क है? अल्लाह जन्नत नसीब करे। मलिक परवेज़ साहब का घर था शादबाग, उन्होंने वो अपना हल्का दे दिया मरियम नवाज़ को और 133 में वो खुद चले गए। लेकिन हमने ये देखा कि बहरहाल एजाज चौधरी बड़ी एक छोटी मार्जिन से हारे थे 2018 में, गालिबन 12-13 हज़ार वोट से, वेरी थिन मार्जिन, बट गढ़ है ये नून लीग का। तो ये फेक वीडियोस कैसी बात करते हैं? अली परवेज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अली अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी सी कन्फ्यूजन है अली अभी, क्योंकि आप ये कि पीपल्स पार्टी पे बराह रास्त आपने इल्ज़ाम लगाया, फिर जावेद लतीफ़ साहब सामने आए, वो कहते हैं ना वो वीडियो सही है ना ये वीडियो सही है, यू स्टिल इन द रेस, सही क्या है? देखें मेहर, मैं इस अननेसेसरी कंट्रोवर्सी के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से जो गलाजत हमने पिछले 2-3 दिन के अंदर देखी है, उससे एज ए पॉलिटिकल क्लास हमें बहुत नुकसान हुआ है। मैं इस इशू को, जो अब RO साहब ने जिसका नोटिस लिया है एंड उसके लिए एक हाई पावर्ड कमेटी बना दी गई है, मैं उसको अपनी एज सन ऑफ ए कंटेस्टिंग कैंडिडेट मैं वेलकम करना चाहता हूँ। और मैं उम्मीद रखूँगा 2 दिन के अंदर जिन लोगों ने यहाँ पे आके मंडियाँ लगाई हैं और लोगों की मजबूरियों को इस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की है, मैं चाहता ये हूँ कि वो आइडेंटिफाई हो जाएं और उनको करार वाक़ई सज़ा मिले, ताकि ये जो गलाजत पहली दफ़ा पंजाब के अंदर और ख़ास तौर पे लाहौर पहली दफ़ा सूबा क्रॉस करके पंजाब के अंदर आई है, क्योंकि जो इस दफ़ा जो ये गलाजत लेके आए हैं वो ये से मुराद क्या है? क्या आप सेनेट के इलेक्शंस में गिलानी साहब के साहबजादे की वीडियो भूल गए? जी मैं बिल्कुल कुछ नहीं भूल गया हूँ। अब तो आप उनके साथ थे, आपको सूट कर रहा था, तो आपकी जमात खामोश रही, वोट को इज्जत वाज नॉट इन। एक सेकंड, गिलानी साहब का जो इलेक्शन था, अगर हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जिस हद तक उसके अंदर उसकी कमिटमेंट थी, उसने अपने सारे के सारे वोट्स उसको डिलीवर किए थे। उसके बाद उनके बेटे का क्या किरदार है? वोट को इज्जत दो को पामाल करके आपने कमिटमेंट पूरी की ना? सर मैं ये कह रही हूँ, किस तरह हमने जो उनको इलेक्ट कराने के लिए अपने वोट्स जो थे सारे के सारे उनके साथ अग्री किए थे, हमने उनको वो सवाल ये कैसे हो सकता है कि आज की वीडियोस हराम हैं और वो वाली वीडियो हलाल थी? ये कैसे हो सकता है कि ये आपकी जो वीडियोस आई हैं वो जाली हैं, लेकिन साकिब निसार की ऑडियो वो बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है? आई मीन ये पिक एंड चूज कब तक चलेगा हमारी सियासत? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे क्या कहा है, मैं वेलकम करता हूँ जो RO का एक्शन है, इसका फोरेंसिक ऑडिट होने दें, हाई पावर्ड कमेटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट कर दिया, लोगों को आइडेंटिफाई करें जो इस मकरू धंधे के अंदर इन्वॉल्व हैं, और जब आप उनको आइडेंटिफाई कर देंगे उनको करार वाक़ई सज़ा दें, और ये जो जहाँ तक भी ये कहानी चलती है वहाँ तक जाके लोगों को इम्प्लीकेट करें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। एंड इन द प्रोसेस हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर PMLN जो है उसका फोरेंसिक सही साबित हो जाता है वीडियो का, दैट मीन्स कि आप डिस्क्वालीफाइड। देखिए मैं आपसे गुजारिश ये कर रहा हूँ कि आप एक सेकंड के लिए मोटिव भी तो देख लेना। आपने क्या पहली दफ़ा ये इलेक्शन के जो इस किस्म के मुकाबले होते हैं उनको कवर कर रही हैं? आप मुझे बताएं, एक आदमी जो 2018 में ये सीट 90,000 वोटों से जीतता है, आज उसका मुकाबला एक ऐसी पार्टी के साथ है जिसके 5,000 वोट थे, और ये वो सीट है जो मुशर्रफ की आमरीत के अंदर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से कोई छीन नहीं सका था। तो आज मुकाबला कौन सा है जिसको हम इतना यहाँ पर ड्रामेटाइज कर रहे हैं? देयर इज़ नो कॉन्टेस्ट। सिर्फ इशू यहाँ पे ये है कि यहाँ पे पीपल्स पार्टी के जब खुशाब के अंदर 200 वोट निकले तो उन्होंने अपनी सारी पंजाब की तंजीम को डिसॉल्व करके एक नए सदर को अपॉइंट किया। अब वो यहाँ पे क्रेडेंशियल्स अपने प्रूफ करने के लिए मंडियाँ लगा के फिर रहे हैं। आप मुझे बताएं, किसी का हलाल का पैसा वो इस तरह से कभी रोड़ता है इन कामों के ऊपर? आपका तो कोई कंटेस्ट ही नहीं है यहाँ पे। मेरा 10वां हिस्सा पार्टी की गुडविल का आपका मौजूद नहीं है। आपकी जमानत फॉरफिट हुई हुई है। फॉर गॉड सेक, आप ये जो पूरी की पूरी क्लास को क्वेश्चन करवा रहे हैं, इट इज़ अननेसेसरी। आपने जो
तो ये जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया इससे सिर्फ शर्मिंदगी होगी, और जो इनके कायद, इनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब जिन इक़दार की और जिन मोरालिटीज़ की बात करते हैं ना, उसका लाहौर शहर के अंदर कब्रिस्तान बन जाएगा अगर ये इसी गलाजत के साथ आगे चलते रहे। मैं तो इतना सा कहना चाहता हूँ। एंड स्टे विद मी अली फॉर अ सेकंड, बिकॉज तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी बराह रास्त आप लोगों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारे साथ हमारे चीफ एक सेकंड, फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ये जी EVMs को चैलेंज करने के लिए कम करें। प्री पोल रिगिंग के अंदर EVM का क्या रोल है, मुझे ज़रा फवाद चौधरी से ये भी पूछ के बता दीजिएगा। ओके, वी गेट टू दैट इन अ सेकंड। हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट शफीक शरीफ हमारे साथ मौजूद हैं। आप इलेक्शन कवर कर रहे हैं शरीफ साहब, मुझे बताइएगा कि ये ज़िमनी इलेक्शन है, गढ़ है PMLN का, 5000-6000 वोटों से हारी थी लास्ट टाइम पीपल्स पार्टी। इसके अंदर तहरीक इंसाफ का क्या किरदार है, इफ एनी? जी, अगरचे बात की है तो PTI तो कहीं पे स्टैंड नहीं कर रही। उनके जो कैंडिडेट हैं वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, उन्हें इलेक्शन कमीशन ने फारिग कर दिया हुआ है। वो यहाँ पर अपनी तंजीम साजी करने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने इवन अपने वोटर्स को भी ये मैसेज पहुँचाया है कि जी आप वोट कास्ट करने के लिए नहीं जाएंगे। लेकिन ऐसा होने वाली सिचुएशन नहीं है। अगरचे उनका वोट बैंक बहुत ज़्यादा था, और एजाज चौधरी जो कि उनके फॉर्मर कैंडिडेट थे, उन्होंने यहाँ पर काफ़ी वर्क किया था। अगरचे PTI के इंटरनल काफ़ी ज़्यादा स्कफल्स हैं इस इशू के ऊपर, जमशेद चीमा को टिकट क्यों दिया, और उसके बाद एजाज चौधरी के बेटे को PTI भी डिस्क्वालीफाइड है, तहरीक बैक पाकिस्तान भी डिस्क्वालीफाइड है। इट सीम्स लाइक दो बड़े घोड़ों की ये बड़े, खैर एक ही बड़ा घोड़ा है इधर, मगर मेरा मतलब है डिस्क्वालिफिकेशन इज वेरी मच ऑन द कार्ड्स स्टिल। नो, अभी जो सिचुएशन है वो यही है कि अगर पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो कैंडिडेट हैं, अगर उनकी वीडियोस ओरिजिनल साबित होती हैं इन्वेस्टिगेशन के अंदर, तो उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन जो बाकी लोग होंगे, जैसे कि हम पहले भी बात करें तो कहा जा रहा था कि सिर्फ वही जो लोग बाकी रह जाएंगे वो तो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे, और उनमें से जो जीतेगा वो ऑब्वियसली इस इलाके से करेगा। दूसरी बात जो की जा रही है कि अगर ये इलेक्शन हो भी जाता है इस मुझे एक खबर की तस्दीक आपसे चाहिए। ये हमें पीपल्स पार्टी की छोटी सीट के कैंडिडेट हैं मियां ताहिर, उनकी फैक्ट्री में गालिबन ये पीपल्स पार्टी की वीडियो बनाई गई है। जी बिल्कुल, भी मियां तारिक, बिल्कुल दो प्रेमिसेस हैं। एक चीफ रिपोर्टर से कॉरेस्पॉन्ड, आपका तो लगेगा आप बायस्ड है ना, तो उनकी भी मैं देख लूं, इनकी भी खबर है खबर? बिल्कुल, मियां तारिक कंप्लेंट के ऊपर 2 प्रेमिसेस आइडेंटिफाइड हैं, एक ये फैक्ट्री है और एक फैसल मीर जो नैबज़दा हैं और जिन्होंने वो गैस चोरी के अंदर इम्प्लिकेटेड हैं, और दूसरे फैसल मीर साहब की हमदर्द चौक में जो फैक्ट्री है वो हमने अपनी जो कंप्लेंट है उसके अंदर लिखा हुआ है, तो इसलिए आप इनको खामखा चैलेंज कर रही हैं, वो तो रिटर्न है सारा कंप्लेंट। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, एग्जैक्टली यही सिचुएशन है। मियां तारिक की फैक्ट्री में जो बकायदा जो ऑन ग्राउंड लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे तमाम ये सारी वीडियोस बनाई गई और उनको लोगों को पैसे हलफ लिए गए, उनको पैसे भी दिए गए। उससे पहले जो ये सारा काम हो रहा था वो एक घर के अंदर हो रहा था। जब ये इनकी जानिब से बकाया तौर पर उसकी आइडेंटिफिकेशन की गई और वो ये लोग इलेक्शन कमीशन गए तो उन्होंने वो शिफ्ट करके उसको फैक्ट्री में ले गए, जिसकी भी बाद में वीडियोज़ आ गई तो वो भी सारी प्रेजेंट कर दी गई। अली, कोई ना कोई तो तैयारी थी, आपने वीडियोस रिलीज की, आप लोगों की भी वीडियो सामने आ गई, तो यानी ये कोई तो कैंप ऑफिस होगा, कोई ना कोई तो ये लोग होंगे, इनकी शनाख्त भी आसान है। महर प्लीज़ इस इंसिडेंट की जो तरतीब है एक दफ़ा समझ लें, आपको बड़ा ज़रूरी है समझना। ये हुआ इस तरह से कि फ्राइडे को स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए, क्योंकि हमें वो हज़ारों लोगों की कतारें इन फैक्ट्रियों के बाहर नज़र आ रही थी, इनसे ये पूछें कि वो कतारें थीं कि नहीं थीं। अगर वो कतारें थीं, स्टिंग ऑपरेशन के ज़रिए ये चीज़ को रिवील किया गया। उसके बाद मैंने अपनी आला क़यादत को कहा कि आप पीपल्स पार्टी के साथ ये मामला टेकअप करें, उनको कहें ये गोरा ये जो यहाँ पे मंडियाँ खुली हुई हैं इनको बंद करें। जब उन्होंने नहीं किया तो मैंने फिर RO को कंप्लेंट जमा करवाई है। जब RO ने उसका नोटिस किया है, नेक्स्ट डे सैटरडे को एंड संडे को असलम गिल को बुलाया गया, तो ड्यूरिंग दिस इंटरवीनिंग पीरियड इन्होंने ये वीडियो फैब्रिकेट की है। तो जब इन्होंने फैब्रिकेट करके जवाबी तौर के ऊपर एक इस किस्म की वीडियो लेके आए, उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है और मेरा क्या मोटिव है जब मेरा 9000 वोट है और उनका 5000 है। अली बहुत बहुत शुक्रिया, वी विश यू द बेस्ट ऑफ लक। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे, कराची का रुख करेंगे वेयर अनफॉर्चुनेटली ऑल इज स्टिल नॉट वेल। सिंध हुकूमत आज नस्ला टावर के मुतासरीन के हक में खुलकर सामने आ गई है। जुमे को नस्ला टावर के मुतासरीन ने शदीद एहतजाज किया तो सिंध पुलिस और रेंजर्स ने मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया। कल सूबाई वज़ीर इत्तलात सईद गनी ने इंकशाफ किया कि वज़ीर आला सिंध को इस एहतजाज के हवाले से कोई इल्म नहीं था। मुतासरीन पर लाठी चार्ज करने में सिंध हुकूमत शामिल नहीं थी और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सईद गनी खुलकर नस्ला टावर के मुतासरीन के साथ आकर खड़े हो गए। इमरान खान का अपना घर बनी गाला वायलेशन में बना, उसके जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी नहीं थी। 22 लाख रुपए उसके ऊपर जुर्माना डाला गया और उसको कहा गया कि आप इसको रेगुलाइज करा दें। जहां
मुतासरीन की तादाद लाखों में चली जाए और वो मुतासरीन ऐसे हों जो दोबारा घर बनाने की पोजीशन में ना हों, तो ये हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है कि उनके घरों को बचाए। इसको एक कानूनी पहलू से हटकर एक इंसानी इशू के तौर पर देखने की ज़रूरत है। सईद गनी ने गैर कानूनी आबादियों को रेगुलराइज करने के लिए कमीशन बनाने का मुतालबा किया है। कराची में गैर कानूनी अमरात के खिलाफ जारी ऑपरेशन में हज़ारों लोग मुतासर हो चुके हैं। नस्ला टावर की तर्ज पर 30 से ज़ायद बड़े बड़े प्लाजे गैर कानूनी हैं। नस्ला टावर के मुतासरीन को बचाने के लिए एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपमेंट भी सामने आ गए हैं। एसोसिएशन आज वज़ीर आला हाउस तक एहतजाजी रैली निकाल रही थी। सूबाई वज़रा के साथ मीटिंग के बाद ये रैली मौखर कर दी गई। कल एसोसिएशन गवर्नर सिंध से मुलाकात करेगी और बुध को वज़ीर आला सिंध से मुलाकात शेड्यूल्ड है, मगर गैर कानूनी इक़दाम को कानूनी छतरी कैसे मुहैया की जाएगी, ये सवाल बहरहा इज़ $1 मिलियन क्वेश्चन फॉर द सिंध गवर्नमेंट। बहुत बड़ा चैलेंज है सिंध हुकूमत का ये मुतालबा कि पैमाना बराबर रखा जाए, मगर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मिलिट्री लैंड से कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जुमे को मिलिट्री लैंड पर कमर्शियल सरगर्मियां खत्म करने की पॉलिसी तलब करते हुए रिमार्क्स दिए थे कि मिलिट्री लैंड पर हॉल्स, सिनेमाज और सोसाइटीज बना दी गई हैं। क्या ये दिफा के लिए है? सेक्रेटरी दिफा इस्लामाबाद में बैठते हैं और कराची में कर्नल और मेजर किंग बने हुए हैं। दिफाई मकासद के लिए मिलने वाली जमीन की हैसियत की तब्दीली का क्या जवाब है? सेक्रेटरी दिफा ने अर्ज की कि तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान इस नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा के इस मौक़िफ़ पर यही बयान तहरीरी तौर पर अदालत में जमा कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सेक्रेटरी दिफा को तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के दस्तखत से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म भी दिया। अदालती अहकामात इस अमर की निशानदेही कर रहे हैं कि अब अदालत ने कराची को गैर कानूनी तामीरात से पाक करना है, लेकिन लाखों मुतासरीन की बहाली का क्या होगा? क्या सिंध हुकूमत लाखों लोगों को बहाल करने का बोझ उठा पाएगी? और क्या पंजाब की तर्ज पर कराची और सिंध में भी किसी रेगुलराइज पॉलिसी से दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा? बात करते हैं। हमारे साथ फ़हीमुज़्ज़मान साहब मौजूद हैं, साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची रह चुके हैं, चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फ़हीमुज़्ज़मान साहब आपसे आगाज़ करूँगी। फरमाइएगा कि ये इतनी डिस्क्रेपेंसी है आपके शहर में, लाइटों वाला रौनक वाला शहर है, दिल है इस मुल्क का, लेकिन इतनी डिस्क्रेपेंसी है कि कैंटोनमेंट्स पे ना नज़र डाली जाती है, लेट अलोन छापे की बात हो, और एक आम आदमी जो है उसको इतना रुस्वा और जलील किया जाता है कि उससे छत छीन ली जाती है और इससे पहले कि उसे कोई मुतबादिल फराम किया जाए पहली धक्का बाहर मार दिया जाता है। नहीं महर, ऐसी बात नहीं है। देखिए, कराची में यहाँ पर वो लोग जिनका इस शहर में कोई स्टेक नहीं और वो लोग जिनका इस शहर में स्टेक था, दोनों ने मिलकर खूब खुल खेला है। देखिए, आप ये जो वजीर आला साहब या सईद गनी साहब फरमा रहे हैं कि जी वो रेगुलराइज कर दें और कर दें, क्योंकि ये जरूरत है, यही नजरिया जरूरत है जो हर आमिर जिसकी अपनी नजरिया जरूरत होता है, वही इसको हल कर इस्तेमाल करके तमाम माजी में जजेस से फैसले कराता रहा है। इसी नजरिए जरूरत को इस्तेमाल करके बैरियर टाउन को जो है उसको रेगुलराइज किया गया। क्या नहीं किया गया इस शहर के अंदर? अब अगर कोई सुप्रीम कोर्ट किसी जगह पे अपने पैरों पे खड़ी हुई और वो कहती है नॉट एनीमोर, और हम जो चीज गलत है वो गलत है, तो उसका बजाय साथ देने के, उसका हाथ मजबूत करने के, हम उसको तरह तरह से जेर करने की कोशिश करते हैं। तो आप लाखों मुतासरीन की बात कर रहे हैं। कौन से लाखों मुतासरीन? ये जब आज से चंद माह पहले जब गुजर नाला, महमूदाबाद नाला अलग से 5117 लोगों को हटाया गया, तो किसी का दूध नहीं मारा, किसी को परेशानी नहीं हुई, किसी ने नारे नहीं मारे, क्योंकि वो वजह ये थी कि वो पैसे वालों की जरूरत है कि नाले चौड़े किए जाएं, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स क्लियर किए जाएं, ताकि उनका घर ना डूबे। मोहसिन साहब, फरमाइएगा कि आपने नस्ला टावर के जिम्मेदारों के तयन के लिए अदालत जाने का ऐलान किया है। आपको मालूम है कि नस्ला टावर की गैर कानूनी तामीर गो के एक छोटे एरिया की है, बट है आपकी नज़र में, टू बिगिन विद मुझे बताइए कि जिम्मेदार कौन है इस पूरी क्योटिक सिचुएशन का या कन्फ्यूजन का? मेरे ख्याल में तो ये ज़मीन जो अलॉट की है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने की है, और लैंड ओनिंग एजेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और नंबर 2 इसके जो नक्शे पास किए थे मास्टर प्लान ने पास किए हैं,
और मास्टर प्लान ने उसका लेआउट पास किया है और उसके बाद जाके बाकी इदारों ने 17 NOC दी है। तो ये 2 इदारे मेजर इदारे हैं जिनका इस शहर से वास्ता है, ज़मीन देने वाले का और मास्टर प्लान का। अगर इन दोनों इदारों को बुलाया जाए तो पता चलेगा। मैंने आज ही हम सुबह बैठे थे फ़हीम भाई के साथ ही, तो मैंने कहा सर भाई, मैंने एक मशवरा दिया कि हम कोर्ट, मैंने कहा बिल्कुल हम जाने के लिए आपके साथ तैयार हैं। हम चाहते हैं कि डिसाइड हो जाए, इन कोर्टों से भी हम एक पिटीशन ज़रूर करें और तयन करें कि कौन ज़िम्मेदार है, ताकि आइंदा आने वाले वक्तों में तो कम से कम ये चीज़ें ना हो। पता तो चलना चाहिए कि कब ये सर्विस रूम का इशू आया। ये तो बिल्डिंग बने 5 साल से। रियल एस्टेट पर भी बड़े मंफी असरात मुरत्तब होंगे, इसका अंदाजा है आपको? साथ ही आपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से भी मामला देखने की बात की है कि आपको सिंध हुकूमत पे और अदालतों पे अब एतमाद नहीं रहा या मायूस हो गए? मैर, हम ये कह रहे हैं कि अगर बाकी लोगों की बिल्डिंग अगर परमिट की वैल्यू नहीं है और परमिट ही अगर सही नहीं है तो बाकी बिल्डिंग तो लोग कभी भी टूट जाएगी। हमारा तो सिर्फ ये कहना है कि हमें कोई ऐसी विंडो दी जाए जहाँ से हम एक परमिट ले, उसके बाद कोई भी इदारा उसको कैंसिल ना करे, क्योंकि आम आवाम की पेमेंट है, आम ओवरसीज पाकिस्तानी के पैसे लगते हैं। अल्लाह ना करे हम मजीद क्यों पैसे लगवाएं लोगों के। हमें तो ये ज़रूरत है कि हम तो चाहते हैं कि कोई ऐसा रास्ता दे दे, कानून बनाए। एक दफ़ा अगर परमिट दे दी तो वो इदारे जिम्मेदार हैं, और अगर इदारे जिम्मेदार होंगे करते हैं कि गैर कानूनी आबादियों को रेगुलराइज करने के लिए भी एक कमीशन बना दिया जाए। अगर रेगुलाइजेशन पाकिस्तान में सब सूबों में हो रहा है, बिल्कुल, तो कराची में भी हो। आज के लिए इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।